दोस्तों, आज की फिल्म की कहानी एक ऐसे रहस्यमय मशरूम के बारे में है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसे खाकर बच जाए तो उसे ऐसी ताकतें मिल जाती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वही मशरूम कुछ ही घंटों में इंसान की दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। यही सच जानने के लिए कुछ दोस्त एक सुनसान जंगल में जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वहां पर उनका सामना किसी जंगली जानवर से नहीं बल्कि ऐसे रहस्य से होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग श्रूम्स। इस कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक शख्स से होती है जो जहरीले और दुर्लभ मशरूम्स पर रिसर्च करने वाला एक अनुभवी एक्सपर्ट होता है। एक दिन उसको पता चलता है कि आयरलैंड के घने जंगलों में एक बेहद अनोखा मशरूम पाया जाता है। लोगों का मानना था कि इस मशरूम में ऐसी रहस्यमय ताकत है जो इंसान की मानसिक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकती है। एडवेंचर का शौकीन जैक इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने 5 दोस्तों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग आखिरकार उस सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी जंगल के अंदर प्रवेश करती है, गाड़ी चला रही तारा अचानक सामने कुछ देखकर जोर से ब्रेक लगा देती है। सड़क पर चारों तरफ फैला हुआ ताजा खून देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और आसपास तलाश शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें झाड़ियों के बीच एक मरी हुई जंगली भेड़ दिखाई देती है। तभी ग्रुप का सबसे बहादुर लड़का ब्रूट उस भेड़ के पास जाने लगता है, लेकिन तभी न जाने कहां से 2 अजीब से आदमी उनके सामने आ जाते हैं और बिना कुछ बोले लगातार उन्हें घूरने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि शायद ये भेड़ उन्हीं का शिकार थी, इसीलिए वो बिना किसी बहस के उस मरी हुई भेड़ को घसीटकर उनके पास छोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग जंगल के और अंदर बढ़ते हैं और एक सुनसान खुली जगह पर पहुंचते हैं। जैक सबको बताता है कि इसी इलाके में सबसे दुर्लभ और बेहतरीन मशरूम उगते हैं, लेकिन साथ ही में वो सभी को चेतावनी भी देता है कि इन मशरूम्स का असर दिमाग पर होता है। अगर कोई इन्हें बिना सावधानी के खा ले तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। सुरक्षा के लिए जैक सबसे पहले सभी दोस्तों से उनके मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहता है ताकि कोई भी अकेले भटक ना जाए और सभी एक दूसरे पर ध्यान रख सके। बाकी सब बिना किसी सवाल के अपने फोन उसको दे देते, लेकिन ब्रूट अपना फोन देने से मना कर देता है। उसका कहना था कि मोबाइल उसके लिए बहुत जरूरी है और उसके बिना उसे बेचैनी होने लगती है। जैक ज्यादा बहस नहीं करता है, वो गाड़ी की चाबी ब्रूट को दे देता है और फोन संभालने की जिम्मेदारी भी। इसके बाद पूरा ग्रुप अलग अलग दिशाओं में मशरूम ढूंढने के लिए जंगल में फैल जाता है। जैक पहले ही सभी को समझा चुका था कि जिस मशरूम के ऊपर छोटा सा नुकीला उभार दिखाई दे वही असली मशरूम होता है। इसी दौरान ब्रूट की गर्लफ्रेंड लीजा को बिल्कुल वैसा ही एक मशरूम दिखाई देता है। वो उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी जैक दौड़ते हुए वहां पर पहुंचता है और उसको तुरंत रोक देता है। जैक बताता है कि ये साधारण मशरूम नहीं बल्कि डेथ कैप है। देखने में ये बिल्कुल आम मशरूम जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये दुनिया के सबसे जहरीले मशरूम में से एक होता है। साधारण मशरूम का असर सिर्फ कुछ समय के लिए भ्रम पैदा करता है, लेकिन डेथ कैप इंसान के शरीर के अंदरूनी अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो कुछ ही घंटों में इंसान की मौत भी हो सकती है। और अगर कोई किसी तरह बच भी जाए तो उसे पूरी जिंदगी इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय ईसाई समुदाय की मान्यता इससे बिल्कुल अलग थी। उनका विश्वास था कि ये मशरूम इंसान को दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाता है। उनका कहना था कि जो लोग इसे खाकर जिंदा बच जाते हैं उन्हें मरे हुए लोगों से बात करने की शक्ति मिल जाती है। और इतना ही नहीं, उनका स्वभाव धीरे धीरे हिंसक होने लगता है और वो आने वाले भविष्य की झलक भी देखने लगता है। ये सारी बातें याद आते ही जैक अचानक घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने दोस्तों को डेथ कैप की पहचान और उसके खतरों के बारे में ठीक से बताया ही नहीं था। यही सोचकर वो और लीजा बिना समय गवाए बाकी दोस्तों को चेतावनी देने के लिए तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ते। लेकिन इसी दौरान तारा की नजर जंगल में उगे कुछ अजीब मशरूम्स पर पड़ती है। उनके ऊपर काले रंग का नुकीला उभार बना हुआ था। उत्सुकता में वो उनके पास जाता है और उन्हें ध्यान से देखने लगता है।
अब जैसे ही वो उनको सूंघता है, उसे महसूस होता है कि उसके दिमाग पर किसी अनजान ताकत का असर होने लगा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बिना सोचे समझे उस डेथ कैप मशरूम को खा लेता है। अब मशरूम खाते ही उसकी आंखों के सामने अजीब और डरावने दृश्य आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद और जैक किसी भयानक हादसे में फंस गए हैं। धीरे धीरे जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और वो खुद पर कंट्रोल खो देता है। उधर जैक जब उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंचता है, तब तक तारा के मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका था। उसकी हालत देखकर जैक तुरंत समझ जाता है कि उसने गलती से डेथ कैप खा लिया है। वो बिना देर किए उसे सीपीआर देना शुरू करता है और काफी देर की कोशिश के बाद किसी तरह तारा की सांसें वापस आ जाती है। मौत के मुंह से लौटने के बाद जैक उसे संभालकर वापस कैंप पे ले आता है। कुछ समय के बाद जब तारा को होश आता है तो वो लीसा को बताता है कि मशरूम खाने के बाद उसने भविष्य की कुछ बेहद डरावनी झलकियां देखी। उसे पूरा यकीन था कि ये कोई साधारण मशरूम नहीं था और शायद वो जिस मशरूम की तलाश में आए थे ये वो भी नहीं था। लेकिन लीसा उसकी बात को सिर्फ डर और घबराहट का असर समझती है। वो उसे आराम करने और सो जाने की सलाह देती है। तारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वही धुंधली और डरावनी परछाइयां फिर से उसके सामने आने लगती है। इस बार सब कुछ इतना असली लग रहा था कि उसे सपना कहना भी मुश्किल था। उधर तारा के आराम करने के बाद बाकी दोस्त कैंप में बैठे बैठे बोर होने लगते हैं। माहौल हल्का करने के लिए वो तय करते हैं कि आज रात सभी एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाएंगे। तभी जैक को इसी जंगल से जुड़ी एक पुरानी और खौफनाक घटना याद आती है। वो बताता है कि इस जंगल के पास एक पुरानी वीरान इमारत है जो कई साल पहले एक जुवेनाइल होम हुआ करती थी। उस जगह का संचालन चर्च के लोग करते थे। वहाँ बच्चों को सुधारने के नाम पर लाया जाता था, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उन मासूम बच्चों के साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कुत्तों के साथ खाना खिलाया जाता, उन्हीं के साथ सुलाया जाता और छोटी सी गलती पर बेरहमी से सजा दी जाती थी। वहां पर एक सनकी धार्मिक केयर टेकर भी रहता था जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो लकड़ी के डंडे पर तेज धार वाला ब्लेड लगाकर बच्चों को पीटा करता था। कई बार तो वो उन्हें रस्सियों से बांधकर घंटों तक लटकाए रखता था। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी दो जुड़वा भाइयों की थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि गुस्से में उन्होंने चर्च की दीवार पर एक पत्थर फेंक दिया था। इस छोटी सी बात पर उस हैवान ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया और सबसे पहले उसने बड़े भाई के चेहरे की चमड़ी चाकू से बेरहमी से उधेड़ दी और फिर उसे मजबूर किया कि वो अपना चेहरा एक गंदे बोरे से ढककर रखे। इसके बाद उसने छोटे भाई को छत की लकड़ी से लटका दिया और बड़े भाई को मजबूर किया कि वो अपनी आंखों के सामने अपने ही भाई को तड़प तड़प कर मरते हुए देखे। अपने भाई की ऐसी दर्दनाक मौत देखने के बाद बड़ा भाई पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग भी जल रही थी। कुछ समय के बाद वो जंगल में गया और वहां से करीब 3 किलो जहरीले डेथ कैप मशरूम इकट्ठा करके ले आया। फिर उसने उन मशरूम को चर्च के खाने में मिला दिया। उस रात जो भी वहां पर खाना खाता वो कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर मारा जाता। कहा जाता है कि उस एक रात में चर्च के पूरे 77 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इस पूरे नरसंहार में सिर्फ एक छोटा लड़का जिंदा बचा, क्योंकि बचपन में वो इंसानों के बजाय कुत्तों के साथ पला बड़ा था और किसी तरह वो वहां से निकलने में सफल हो गया। जैक की कहानी सुनकर वहां पर बैठे सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी है। वो वहां पर सिर्फ मशरूम की रिसर्च करने आए थे, इसलिए कोई भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। कुछ देर के बाद सभी अपने अपने टेंट में चले जाते और आराम करने लगते। उधर ट्रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड लीसा अपने टेंट में अकेले बैठे होते। तभी अचानक लीसा की नजर टेंट के बाहर खड़ी किसी परछाई पर पड़ती है। वो तुरंत ट्रॉय को रोकती है और कहती है कि बाहर कोई उन्हें देख रहा है। ये सुनते ही ट्रॉय को सबसे पहले ब्रूट पर शक होता है। उसको लगता है कि वही मजाक करने के लिए बाहर छिपा होगा। वो दोनों तुरंत टेंट से बाहर निकलते हैं और ब्रूट से सवाल करने लगते हैं, लेकिन बातों ही बातों में माहौल गर्म हो जाता है और बहस धीरे धीरे हाथापाई तक पहुंच जाती है।
शोर सुनकर बाकी सभी दोस्त भी अपने टेंट से बाहर आ जाते हैं। मामला और बिगड़ने से पहले जैक बीच में आकर दोनों को अलग करता है और किसी तरह झगड़ा शांत करा देता है। अब झगड़ा तो जैक ने किसी तरह शांत करा दिया था, लेकिन ब्रूट के अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सबके सामने हुई बेइज्जती उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। गुस्से में उसने एक बेहद खतरनाक फैसला किया। वो टेंट के बाहर रखे सारे साइकेडेलिक मैजिक मशरूम एक बर्तन में डालकर पका देता है और बिना किसी की परवाह किए उन्हें एक साथ खा जाता है। कुछ ही मिनटों में उन मशरूम्स का असर शुरू हो जाता है। ब्रूट को पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगती है। उसका दिमाग पूरी तरह नशे के कब्जे में आ जाता है। बिना कुछ सोचे वो अकेले ही जंगल के अंदर चला जाता है। नशे की हालत में उसे हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। कभी उसे इंसानी आवाज में बोलती हुई एक गाय नजर आती है, तो कभी एक ऐसी कार दिखाई देती है जो अजीब तरीके से हिल रही होती है। उसको लगता है कि शायद कार के अंदर कोई कपल बैठा हुआ है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे उस कार की ओर बढ़ता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहा है कि वो सच है या फिर सिर्फ नशे का असर है। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, उसके सामने अचानक एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वही दरिंदा जिसके बारे में जैक ने पिछली रात कहानी सुनाई थी। वो शैतानी केयरटेकर जिसने सालों पहले उन जुड़वा भाइयों पर अमानवीय अत्याचार किए थे। वो राक्षस धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है और ब्रूट के हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी छीन लेता है। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। असल में ये सब भी हो नहीं रहा था। ये तारा द्वारा देखा गया भविष्य का एक डरावना विजन था। तारा अचानक घबराकर उठ बैठती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ब्रूट के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। वो बिना समय गवाए पूरे जंगल में उसको ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद उसे ब्रूट सचमुच जंगल के बीच एक बूढ़ी गाय के सामने खड़ा दिखाई देता है। वो नशे की हालत में उससे बातें कर रहा था। तारा तुरंत उसके पास पहुंचती है, वो उसको संभालती है और किसी तरह वापस कैंप लेकर आ जाती है। इस तरह फिलहाल एक बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सुबह जब लीसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ब्रूट टेंट में नहीं है। उसके बिस्तर के पास सिर्फ उसके कटे हुए बालों का एक गुच्छा और एक तेज कैंची पड़ी होती है। ये नजारा देखकर लीसा बुरी तरह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर बाकी सभी दोस्तों को बुला लेती है। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप ब्रूट की तलाश में जंगल के अंदर निकल पड़ता है। जंगल में चलते हुए तारा को एक बार फिर से वही अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। इस बार वो देखती है कि कोई भयानक शैतानी आकृति ब्रूट का सिर पत्थर से कुचल रही है। उसी समय उसे घने कोहरे के बीच एक काली डरावनी परछाई भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देती है। तारा इतनी ज्यादा डर जाती है कि बिना कुछ सोचे उल्टे पैरों से वहां से भागने लगती है। उधर काफी देर तलाश करने के बाद भी जब ब्रूट का कोई पता नहीं चलता तो लीजा अपना गुस्सा हॉली पर निकालने लगती है। उसको लगता है कि अगर हॉली का बॉयफ्रेंड ट्रॉय उस पर गलत नजर नहीं रखता तो पिछली रात ब्रूट और ट्रॉय के बीच झगड़ा नहीं होता और आज ब्रूट गायब भी नहीं होता। देखते ही देखते दोनों लड़कियों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगती है। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोनों पहाड़ी के ढलान से नीचे लुढ़क जाती है। नीचे गिरते ही लीसा की नजर अचानक पत्थरों के बीच दबे हुए एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। वो घबराकर तुरंत उठती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक बुरी तरह सड़ी गली लाश पर पड़ती है। ये खौफनाक दृश्य देखकर लीजा पूरी तरह टूट जाती है। वो रोने लगती है और डर के मारे तारा से लिपट जाती है। लेकिन हॉली अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती है। उसको लगता है कि ये सब जहरीले मशरूम का असर है और वो सिर्फ भ्रम देख रही है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक डरावनी आवाज गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वही शैतानी केयरटेकर अपने हाथ में लंबा और भारी हथियार लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखते ही तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाती है। भागते भागते हॉली अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ जाती है। अब वो अकेली घने कोहरे से भरे जंगल में रास्ता ढूंढ रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर जंगल के बीच बने एक पुराने लकड़ी के घर पर पड़ती है। उसी घर में वो दो अजीब बूढ़े आदमी रहते थे जिनसे इन लोगों की मुलाकात जंगल में आते समय हुई थी। हॉली को लगता है कि शायद वही उसकी मदद कर सकते हैं। ये सोचकर
वो उनके साथ घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि उस घर का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा लगातार अपनी डरावनी आंखों से उसे घूरे जा रहा था। तभी वो दोनों बूढ़े उसे एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उस पुराने जुवेनाइल होम में हुए नरसंहार में सिर्फ कुत्तों के साथ पला बड़ा लड़का ही जिंदा नहीं बचा था। उस हादसे से 2 और रहस्यमय बच्चे भी किसी तरह बच निकले थे। इतना कहते ही सफेद बालों वाला बूढ़ा अजीब तरह से कांपने लगता है। वहीं उसके साथ खड़ा गंजा बूढ़ा भी चेहरे पर खौफनाक मुस्कान लिए धीरे धीरे हॉली की ओर बढ़ने लगता है। अब हॉली को सारी बात समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों बूढ़े कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही 2 बच्चे हैं जो सालों पहले उस खूनी नरसंहार से जिंदा बचे थे। ये सोचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किसी तरह खुद को संभालती है, बाहर जाने का बहाना बनाती है और मौका मिलते ही दरवाजा खोलकर पूरी ताकत से जंगल की ओर भाग निकलती है। भागते भागते वो एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। अभी उसने राहत की एक सांस ही ली थी कि तभी उसके ठीक पीछे से किसी हिंसक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते हॉली पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई जानवर नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है। उसकी हरकतें बिल्कुल किसी जंगली कुत्ते जैसी थी। वो अजीब तरह से गुर्रा रहा था और जमीन पर झुककर चल रहा था। हालांकि उसके फटे पुराने कपड़े देखकर हॉली को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकालकर देने वाली होती है कि तभी दूसरी तरफ खड़ी तारा को एक बार फिर से भविष्य की डरावनी झलक दिखाई देती है। तारा तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो घबराकर लीसा से कहती है कि सामने बह रही नदी के किनारे जाकर अच्छे से देखो, शायद हमें वहां पर कोई अहम सुराग मिल जाए। लीसा कांपते हाथों से नदी में पड़ी एक मोटी रस्सी को खींचना शुरू करती है। शुरुआत में उसको लगता है कि रस्सी किसी पेड़ या फिर पत्थर में फंसी होगी, लेकिन जैसे जैसे रस्सी बाहर आती है उसका डर बढ़ता जाता है। अगले ही पल रस्सी के दूसरे सिरे से बंधी हुई हॉली की सड़ी गली लाश पानी से बाहर निकल आती है। ये सीन देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब लीसा को पूरा यकीन हो जाता है कि तारा को जो भी कुछ दिख रहा है वो सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की झलक है। डर से कांपती हुई लीसा उससे ये पूछती है कि अब अगला नंबर किसका है। ये सवाल सुनते ही तारा का चेहरा एकदम से उतर जाता है। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। लीसा को लगने लगता है कि अगर वो तारा के साथ रही तो शायद उसकी भी मौत तय है। इसी डर से वो बिना कुछ कहे वहां से अकेले ही भाग निकलती है। भागते भागते वो जंगल के एक सुनसान दलदली इलाके में पहुंच जाती है। उसको लगता है कि यहाँ पर आकर वो सुरक्षित है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दलदल के गंदे पानी के नीचे कोई खतरनाक चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उधर तारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लीजा को ढूंढते हुए उसी दलदली इलाके में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लीसा दलदल में हमेशा के लिए समा चुकी थी। अब तक 6 दोस्तों में से 3 अपनी जान गंवा चुके थे। इस वक्त सिर्फ तारा, जैक और ट्रॉय ही जिंदा बचे थे। वो तीनों जंगल में अपने बाकी साथियों को तलाशते रहते हैं। तभी घने पेड़ों के बीच उन्हें कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन भागते समय ट्रॉय अचानक ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे वो उठने की कोशिश करता है, उसकी नजर मिट्टी से बाहर निकले एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। वो घबराकर आसपास की मिट्टी हटाता है, लेकिन जो सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो ब्रूट की लाश थी। दोनों बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर उनकी ओर उड़कर आने लगते हैं और वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। भागते भागते वो उसी पुराने और वीरान जुवेनाइल होम तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में जैक ने पिछली रात कहानी सुनाई थी। उन्हें लगता है कि इमारत के अंदर छिपना ही सबसे सुरक्षित रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस घटना का मास्टरमाइंड, वो बड़ा भाई, अब भी वहां पर मौजूद है, जो इस समय ट्रॉय के ठीक पीछे खड़ा है। जैक घबराकर ट्रॉय को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है।
डर के मारे वो एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद वो दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर जो कुछ भी वो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। जान बचाने के लिए वो तुरंत खिड़की का शीशा तोड़ता है और नीचे छलांग लगा देता है। उसी समय तारा भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंचती है। वो देखती है कि जैक की टांग बुरी तरह टूट चुकी है। तारा तुरंत कपड़े की मदद से उसकी टांग बांधती है और उसे सहारा देकर वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों जहां पर भी जाते हैं उन्हें यही महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत लगातार उनके पीछे चल रही है। आखिरकार तारा फैसला करती है कि भागते रहने से कुछ नहीं होगा। वो जैक को एक सुरक्षित जगह बैठाती है और खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस रहस्यमय दरिंदे का सामना करने जंगल के अंदर चली जाती है। वो काफी देर तक उसको ढूंढती रहती है, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक पीछे से जैक की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। तारा पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन रास्ते में वही रहस्यमय दरिंदा अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है। तारा डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगती है। भागते भागते वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है। इस वजह से वो सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि ऊपर आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और दूसरी ओर पुलिस जंगल से उन दोनों रहस्यमय बूढ़ों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को लगता है कि यही दोनों इस पूरे हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। लेकिन यहीं पर ये कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। अचानक एक फोन की घंटी बजती है और तारा की बिखरी हुई यादें वापस आने लगती है। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। जिस डरावनी आत्मा को तारा पूरे समय अपने सामने देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद तारा ही थी। असल में इस पूरे खौफनाक खेल की शुरुआत उसी डेथ कैप मशरूम से हुई थी जिसे उसने गलती से खा लिया था। उस जहरीले मशरूम ने सिर्फ उसको भ्रम नहीं दिखाए बल्कि उसके अंदर छिपे हिंसक व्यक्तित्व को भी बाहर निकाल दिया। वो अपने सुध बुध खो बैठी थी और उसी हालत में एक एक करके उसने अपने सभी दोस्तों की जान ले ली। आखिर में घायल तारा को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी रहती है और ऐसा लगता है जैसे उसके लिए ये डरावना सफर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रूम्स और तारा की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।